Okay, good morning once again. Now we'll shift our discussion to essay 230. 210 डिटेल में डिस्कस हो गया है. 230 is the next in sequence, that is your audit documentation. Again बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड है, बट एक आध क्वेश्चन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है फ्रॉम essay 230. देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको लगेगा दैट ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता किधर है, बट ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पहले 3-4 क्वेश्चन में इतना प्यार से चले जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता है. आपको वो लास्ट क्वेश्चन दिखता है जहां पे चैप्टर नंबर 13 होता है, समझ रहे हो मेरा बात, और तुम्हारे दिमाग में वही रहता है, बट अदरवाइज पूरा पेपर धीरे धीरे घूमते घूमते निकल जाता है. एंड यू विल रियलाइज इट, डोंट वरी अबाउट इट. लेट मी फिनिश ऑफ इन माय फैशन, फिर मैं आपको वापस से पूरा पेपर निकाल के दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक ऐसे में 2 मार्क का क्वेश्चन आया, इस चैप्टर नंबर 2 से लेट्स से 4 मार्क का क्वेश्चन आया, आपको मैं पूरा स्टैब्लिश करके दूंगा. Essay 230 talks about audit documentation. Now, let me give you a simple overview first. What is audit documentation? See, audit documentation का मतलब है maintaining record of everything you do in audit. मतलब you maintain record of जो आपने audit procedure लगाए हैं उनका record maintain करना, जो evidences obtain किए हैं उनका record maintain करना. Let's say while examining those audit evidences, if you come across certain misstatements या कुछ आपके observations रहे उनका भी record maintain करना, फिर उनको कैसे resolve करके आप conclusion तक पहुंचे हैं उसका भी record maintain करना. That means everything you do in audit needs to be recorded. That is called as audit documentation. It is a record of your procedures, your evidences, your conclusions, your observations, everything. When you maintain a record of this is termed as audit documentation. Chalo, let's come to page number 1A.35. पहले काम करो, spend 1 minute, read the definition along with me. Audit documentation means record of audit procedures performed, record of audit evidence is obtained, and whatever conclusions you have reached. When you maintain a record of all this, it is called as audit documentation. एकदम simple straightforward definition है कि भाई audit में जो भी आप काम करने वाले हैं 3 वर्ड याद रखना. प्रोसीजर लगाएंगे जिससे एविडेंस मिलेगा, याद है प्रोसीजर में 2 वर्ड्स आएंगे, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव. हम पढ़ने वाले डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट. तो सर सिंपल है, जो प्रोसीजर लगाए हैं, जो एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना इज नथिंग बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. डेफिनेशन सिंपल है. अब एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सर एक थोड़ा एग्जांपल लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड 230 रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन आ सकता है, सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने मेंटेन किया इसका फायदा क्या है. दूसरा क्वेश्चन, सर डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, दैट इज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ये आपका फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है. फिर ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है. फिर याद है कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो ऑडिट फाइल्स होता है उनका असेंबली कितने दिनों में हो जाना चाहिए आइडियली. समझ रहे हो मेरा बात. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक मेंटेन करना होता है आपने. ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 230 से पूछे जा सकते हैं. अच्छा, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, और एक प्रॉपर 3 और 4 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है. तो ये स्टैंडर्ड एक्चुअली में दिखने में बहुत सिंपल है, बट ऐसे काफी डिटेल में छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आराम से डिस्कस करेंगे और स्ट्रीमलाइन कर देंगे. सबसे पहले सर पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, हम नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके फायदा क्या होने वाला है. एक काम करो, एक एग्जांपल देखो. आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा, आपके लिए बहुत इजी होगा रिकलेक्ट करना, इसलिए एग्जांपल दिखा रहा हूं. पेज नंबर 1A.38, 1A.38 जहां 230 खत्म हो रहा है, मैंने आपको लास्ट में 2 स्क्रीनशॉट्स दिए होंगे. एक स्क्रीनशॉट में है पूरा ऑडिट प्रोग्राम और दूसरे स्क्रीनशॉट में है कि भाई नॉर्मली कैश इन हैंड या कैश एट बैंक को चेक करने का प्रोसीजर क्या है. आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश इन हैंड या कैश एट बैंक चेक कर रहा हूं तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त क्लियरली बताया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियरली बताया कि मैंने क्या प्रोसीजर लगाया है, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, मेरा कंक्लूजन क्या था, ये काम किसने परफॉर्म किया है और किसने रिव्यू किया है, कब ये काम किया गया है आइडियली, सब चीज आपने क्लियरली मेंशन की. ये सब एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपने प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए. थिंक अबाउट दिस. आप आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, आपको पहले ही एंगेजमेंट पे बोलते हैं जाके कैश एंड बैंक चेक करके आओ, तो आपको नहीं मालूम रहेगा मुझे कैश एंड बैंक में क्या क्या चेक करने का है. हाँ, आप आईसीआई मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 9 निकालेंगे जहां पे लिखा होगा कैश एंड बैंक के अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, बट वहां बहुत सारी चीजें लिखी है. आपको लगेगा मुझे इस सिचुएशन में कितना रेलेवेंट है ये सोचना पड़ेगा आपको. तो इसलिए पता क्या करेंगे, आप अपने सीनियर साहब से पूछेंगे क्या कोई ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है क्या. सो ऑडिट प्रोग्राम इज मोर लाइक अ प्लान जो उन्होंने क्रिएट किया होगा एक स्पेसिफिक एरिया के लिए. देखो एक एग्जांपल, दिस इज एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश एंड बैंक.
कि आपने ये सब स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इससे आपको कैश एंड बैंक के ऊपर कंफर्ट आ जाएगा। तो फायदा क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? डॉक्यूमेंटेशन कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जूनियर स्टाफ को समझेगा कि भाई इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, ऑडिट प्रोग्राम में सब लिखा हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम मेंटेन करना मतलब जब मेंटेन करोगे दैट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंटेशन ओनली। सो ऑडिट प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कैन आई से डॉक्यूमेंटेशन से मैं मेरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, उन्होंने काम किया कि नहीं किया वो काम इजीली रिव्यू कर सकता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट कर सकता हूं, अकाउंटेबिलिटी दे सकता हूं। फिर सर अगर नेक्स्ट ईयर ऑडिट के लिए जरूरत पड़ा तो सर ये वर्किंग पेपर्स फ्यूचर ऑडिट के लिए भी काम में आ सकते हैं मेरे को आइडियली। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से आपके लिए वो मैंडेटरी रिकॉर्ड्स है जिससे आप कोर्ट ऑफ लॉ में कभी प्रूव कर पाओगे कि भाई मैंने ऑडिट ढंग से प्लान किया था, ढंग से एग्जीक्यूट किया था और ढंग से कंक्लूजन पे आया था। इफ समवन मेक्स अ क्वेश्चन ऑन योर क्रेडिबिलिटी कि आपने ढंग से काम किया था या नहीं किया था, वो मैं कन्विंस कैसे कर पाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ माय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ओनली। ये सब गिवन लॉजिकल रीजंस है कि क्यों आपने अच्छा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। ये मैं एग्जांपल देके एक ओवरव्यू दिया है, अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कम टू पेज नंबर 1A.35। आर यू देयर? देखो पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। कैन यू सी पर्पस? मार्क करना इंपॉर्टेंट। सर ये पर्पस पढ़ाऊं इसके पहले ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है क्या? वो इससे कनेक्टेड ही है, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना फिर पर्पस पे आएंगे अपन। The objective of the auditor when you're preparing documentation is, सर ये एक तरीके से sufficient appropriate record रहेगा कि किस बेसिस पे हमने ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचे हैं। सर ये एक तरीके से एविडेंस रहेगा कि ऑडिट को अच्छे से प्लान किया था, अच्छे से परफॉर्म किया था, विच इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब सर दोनों पॉइंट इनडायरेक्टली एक ही हिंट दे रहा है कि भाई इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही मैं प्रूव कर पाऊंगा दैट मैंने ऑडिट ढंग से प्लान किया, ढंग से एग्जीक्यूट किया, और मैं ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन दिया है ना उसका बेसिस क्या है, हाउ डिड आई अराइव एट दैट ओपिनियन, उसका बेसिस आपको ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से ही समझेगा। सिंपल चीज है ना यार। एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट आपने निकाला, उसमें आपको क्लीन ओपिनियन दिया हुआ है या लेट्स से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। वो मॉडिफाइड तक कैसे पहुंचे होंगे? अरे वो जिस रेस्पेक्टिव एरिया में गलती ढूंढी होगी वो रेस्पेक्टिव एरिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया होगा। सो व्हेन यू गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ऑडिटर ने क्या प्लान किया था, क्या एग्जीक्यूशन किया है, क्या एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, क्या गलतियां मिली, कैसे डील किया उनसे, और क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन दिया और क्यों नहीं दिया है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से ही समझेगा। तो सर पर्पस जो है एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्पस ही है। अब पर्पस को डिटेल में लिखा है, बस नीचे आओ। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो सर मेरा जो आपका एग्जाम्पल था ऑडिट प्रोग्राम का, या जो मैंने आपको वर्क पेपर्स दिखाए थे अभी दो एग्जाम्पल, अगर आप वो सोचो तो कहना इसे मैं मेरे स्टाफ को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं। कौन सा स्टाफ चाहिए वो सेलेक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे क्लियरली मालूम है कि भाई इन्वेंट्री चेक करने के लिए ये सब चीजें आनी चाहिए, और अगर ये इन्वेंट्री वाला पार्ट चेक करने के लिए फर्स्ट ईयर आर्टिकल क्वालिफाइड नहीं है तो फर्स्ट ईयर आर्टिकल को नहीं सेलेक्ट करने का है, तो किन असिस्टेंट को सेलेक्ट करना है, उनको इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, बहुत ईजी रहेगा। देखो नंबर 1 सर सबसे पहले इट विल असिस्ट द एंटायर एंगेजमेंट टीम टू अच्छे से प्लान द ऑडिट एंड परफॉर्म द ऑडिट। सर इट विल ऑल्सो असिस्ट द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टू गिव प्रॉपर डायरेक्शंस, to supervise the work of my juniors, to discharge my review responsibility। क्योंकि देखो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ रहेगा परफॉर्म किसने किया है, रिव्यू किसने किया है। परफॉर्म में अगर लिखा हुआ है नाम मतलब ये काम हो चुका है, रिव्यू अगर एम्प्टी पड़ा है मतलब रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है, रिव्यू अगर हुआ तो रिव्यू कब किया है, रिव्यू पॉइंट्स क्या है, वो रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, ये सब कुछ बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। नंबर 3 देखो सर एंगेजमेंट के टीम मेंबर को अकाउंटेबिलिटी फील होगा, उसको लगेगा, जब सोचो ना आप अपना इनिशियल लगाओगे ये काम XYZ ने परफॉर्म किया है, मतलब यू आर गेटिंग दैट अकाउंटेबिलिटी, अगर यहां कोई गलती हुआ आपको कैच किया जाएगा। नेक्स्ट देखो सर इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, क्योंकि जब अगले साल ऑडिट करने के लिए गए एंगेजमेंट टीम बदल गया तो नया टीम मेंबर को मुझे सब एक्सप्लेन करने से पहले पता है क्या बोलूंगा, लास्ट ईयर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेके आ, उसको गो थ्रू कर, उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर, फिर मुझे क्वेश्चन पूछ, तेरे को मैं थोड़ा जो बदलाव आया वो समझाऊंगा आइडियली। दूसरा चीज सर जैसे हम नॉर्मली एक रिव्यू कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू और एक होता है क्वालिटी रिव्यू। आपको मैंने याद है 220 में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि कैसे ऑडिट एंगेजमेंट का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या तो आप विद इन द सेम ऑडिट फर्म एक क्वालिटी रिव्यू पार्टनर को हायर कर सकते हैं, या ICAI का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, दे हैव अ बोर्ड कॉल्ड एज पीयर रिव्यू बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको? पीयर रिव्यू बोर्ड, जो
ऑडिट फर्म्स का रिव्यू करता है कि आपने ऑडिट अच्छे से किया कि नहीं किया। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करता है? ऑडिट फर्म्स का रिव्यू करता है। अब लेट्स से पीयर रिव्यू करने के लिए आपके ऑडिट फर्म में आए, आपने 50 कंपनी का ऑडिट किया था, लेट्स से 5 एंगेजमेंट्स को सेलेक्ट किया। वो क्या बोलेंगे, ये 5 एंगेजमेंट्स का ऑडिट कैसे किया है? प्रूव कैसे करोगे आप? इंटरव्यू के थोड़ी प्रूव कर पाओगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन ही आपका बेस रहेगा। तो वो डॉक्यूमेंटेशन बेस रहेगा कि आपने ऑडिट ढंग से किया था कि नहीं किया था। तो पीयर रिव्यूअर या जो इन्वेस्टिगेशन करने के थर्ड पार्टीज होते हैं, उनके लिए भी एक्चुअली में बेस आपका डॉक्यूमेंटेशन ही रहता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, सर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अच्छे से हो पाएंगे, इंस्पेक्शन अच्छे से हो पाएंगे, और अगर थर्ड पार्टी एक्सटर्नल एजेंसीज को भी अगर चेक करने का है तो वो भी प्रॉपर तरीके से ये रिव्यूज और इंस्पेक्शन परफॉर्म कर पाएगा, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही किया जाएगा। ये जो आखिरी के दोनों पॉइंट्स है ना, वहां पर आप एग्जाम्पल चाहिए तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स कैन बी ICAI का पीयर रिव्यू एंड SA 220 के हिसाब से इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये सब भी एक्चुअली पॉसिबल होगा अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहा तो। क्या आपको पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा समझ में आया है क्या? 2 मिनट स्पेंड करो शांति से, आराम से सोचो कि भाई हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा मेरे को। फिर सर सबसे मेन 2 चीज, मेरा ऑडिट ओपिनियन कैसा है, उसका बेसिस ही मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, एंड ये डॉक्यूमेंटेशन ही मेरा एक तरीका है जिससे मैं प्रूव कर पाऊंगा कि भाई ऑडिट ढंग से प्लान किया था, ढंग से एग्जीक्यूट किया था, जैसे मैंने करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एसेस। फिर से सोचो, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देना है, उनके काम को सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है, कितना इजी होगा अगर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया तो। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ आई वांट माय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स टू फील अकाउंटेबल, सो आई शुड आस्क देम, डॉक्यूमेंट करो, लिखो तुम यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, वो चीज बेटर रहेगा। फ्यूचर ऑडिट्स के लिए रेफरेंस के लिए चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन काम में आएगा। सर रिव्यूज वगैरह कराना है, इंस्पेक्शन करवाने का है, वो सब कुछ पॉसिबल होगा अगर आपने अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है तो। ये सब चीजें इनडायरेक्टली आपका एक पर्पस सॉल्व करती है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो बेटा, 230 में आंसर लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, कंटेंट बहुत डिटेल में रहता है, इसीलिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम आफ्टर एक्सप्लेनेशन, अब वापस इसको पढ़ो। मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन आएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव के दोनों पॉइंट लिखोगे, और फिर आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिखोगे, ताकि आपका आंसर पूरा डिजाइन होगा अच्छे से। अगर वो पर्पस पूछे तब भी ये लिखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछे तब भी ये लिखोगे। लेट देम आस्क इन द एग्जाम पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या, दोनों के अंदर आपने आंसर ऐसे डिजाइन करके बना के लिखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। थोड़ा क्या है, एक हेवी ड्यूटी, एक सिंपल, हेवी ड्यूटी सिंपल दोनों सब साथ में गया तो तुम परेशान हो जाएगा। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मुझे बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे ओनरशिप किसका रहेगा? ऑडिटर का रहेगा। कहना ऐसे ये प्योरली उनका खुद का डिस्क्रिप्शन रहेगा एज ऑडिटर कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंटेशन का या वर्किंग पेपर्स का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को, क्लाइंट को देना है या नहीं देना है, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के देने हैं या नहीं देने हैं, ये प्योरली मेरा जजमेंट रहेगा, मेरा खुद का पावर रहेगा, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। देखो क्लियरली बोलता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ये लाइन को मार्क करना, इट इज एट हिज डिस्क्रिशन, वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कुछ पोर्शंस या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को देना है, प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, और इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब उसने सोच समझ करके किसको एक्सेस, एक बात सोचो ना, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच भी नहीं होना चाहिए ना। क्लाइंट का बंदा मांग रहा है, ठीक है, क्लाइंट का बंदा भी कौन मांग रहा है? अब फॉर एग्जांपल सोचो, आपने पेरोल एक्सपेंसेस जो चेक किया है, पेरोल वाला जो पार्ट है आपने क्लाइंट के किसी भी एक नॉर्मल डेजिग्नेशन वाले इंसान को दे दिया, डोंट यू थिंक इट्स अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट के भी किसी नॉर्मल इंसान से शेयर नहीं होना चाहिए?
तो आपको बहुत सोच समझ से देखना पड़ेगा कि इट शुड नॉट अंडरमाइन कि शायद तुमने काम ही ढंग से नहीं किया होगा। इट शुड नॉट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप बायस हो गए कि आपका रिलेशनशिप है उस बंदे से, तो इसलिए आपने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। तो आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, क्यों शेयर कर रहे हो, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, शेयर करना है या नहीं करना है ये आपका जजमेंट है 100%, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर ये बेसिकली आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, ओनरशिप आपके पास ही रहने वाला है। क्या ये ओनरशिप वाला पॉइंट क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पक्का? अच्छा मुझे बताओ, ये जो ऑडिट फाइल होती है, देखो बेटे इसके अंदर तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, पहले एक जमाने में कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। क्या पढ़ाते थे? परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। हम अपने ऑडिट फाइल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये ऑडिट फाइल भी दो फॉर्म में हो सकती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस और इट कैन बी फिजिकल फाइल। तो अगर आप फिजिकल फाइल का बात करोगे तो परमानेंट फाइल ऐसा बैक बॉक्स फाइल है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हर साल नहीं बदलते हैं, डॉक्यूमेंट्स विच डू नॉट चेंज एवरी ईयर। हमको ऑडिट तो 5 साल तक करने हैं, हर साल तक आप सेम डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करके क्या करोगे? अब एओए एमओए विल नॉट चेंज एवरी ईयर। Are you understanding my point? So those documents which are going to be relevant not only for this year's audit but for future audits also, you can include them in the permanent audit file. Current audit file में आपके current year audit related documentations, इस साल के जो external confirmation letter भेजे होंगे, इस साल के लिए जो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया होगा, इस साल के लिए जो फ्रॉड का चेकलिस्ट भरने के लिए दिया होगा, इस साल के लिए जो आपने सैंपल्स निकाले होंगे, इस साल के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री किया होगा, इस साल के लिए याद है कैश का सरप्राइज चेक किया होगा, वो कैश सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया होगा, वो सब आपके करंट ऑडिट फाइल में आएंगे। और सर जो हम पूरा काम करते हैं, मतलब द एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर्स वी परफॉर्म, हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं एक डेटाबेस के अंदर जो हमारा ऑडिट डेटाबेस कहलाता है। वो जो ऑडिट डेटाबेस है वो भी तो आपने फाइनलाइज करके आर्काइव करना चाहिए। आर्काइव मतलब इट कैन नॉट बी एडिटेड एनी मोर। तो आइडियली देयर शुड बी टाइमलाइन कि आपके सारी ऑडिट फाइल्स, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में है चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, उनका असेंबली कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए ड्यूरेशन क्या है? उन्होंने आपको SQC, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आई विल गिव यू दिस ओवरव्यू इन अ लेक्चर लेटर ऑन। आगे बहुत सारे स्टैंडर्ड सबका ओवरव्यू दूंगा, SQC का भी ओवरव्यू आएगा वहां पे। अभी अज्यूम करो ऑडिट क्वालिटी एनहांस करने के लिए SQC में बोला है वंस द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन में? 60 डेज के अंदर अंदर आपने ये अपना असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो आपको एक हेडिंग मिलेगा 1A.36 पे ऑडिट फाइल। पहले तो ऑडिट फाइल क्या होता है सर? इट कैन बी इन द फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आइडियली आप ये फाइल मेंटेन करते हो फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। फिर सर इसका असेंबली का टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 1A.37 पे। आर यू देयर? मार्क पॉइंट नंबर C, एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of audit report. ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद में विद इन 60 डेज आपने ये पूरा असेंबली वाला काम खत्म करना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके फाइल्स को आर्काइव करना चाहिए ताकि उसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये 60 डेज वाला पॉइंट समझ में आया क्या? नॉर्मली जो फर्म्स होती है उनके इंटरनल पॉलिसीज 60 दिन से बहुत कम होते हैं। Some make it 15 days, some make it 25 days, some make it 30 days. 60 days is maximum permissible limit as per SQC. अच्छा मुझे बताओ, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, ये जो असेंबली वगैरह कर रहे हो, क्या इसमें आप कोई नया टेस्टिंग वगैरह करने वाले हो? विल यू परफॉर्म न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स? नो, इट्स मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। आपने काम कर लिया होगा, सिर्फ कंपाइलेशन कर रहे हो, छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रहेगा वो खत्म कर रहे हो, थोड़ा क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हो। डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वर्क। हो सकता है पुराना प्रोसीजर जो किया था वो लिखा हुआ है, नया प्रोसीजर लगाया वो डॉक्यूमेंट करना भूल गए, तो पुराना वाला बस डिलीट करोगे, नया वाला इंक्लूड करोगे। ये छोटा मोटा काम है, कुछ नया प्रोसीजर नहीं लगाने वाले हो। नीचे एक स्टेटमेंट को पढ़ो, सर दिस इज मोर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी न्यू ऑडिट प्रोसीजर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वर्ड को मार्क कर लेना, MCQ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सर मतलब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? छोटा मोटा डिलीशन हो सकता है, फिर सॉर्टिंग हो सकता है, क्रॉस रेफरेंसिंग हो सकता है वर्किंग पेपर्स का। मतलब फॉर एग्जांपल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री किया होगा, उसके वर्किंग पेपर्स रहेंगे, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया होगा, उनका क्रॉस रेफरेंसिंग आप कर रहे हो। आइडियली समझ रहे हो मेरा बात? तो छोटा मोटा ये रेफरेंसिंग वाला काम हो सकता है, कोई नया प्रोसीजर नहीं आने वाला है। या आपने सारे एरियाज चेक कर लिए होंगे, आप साइन ऑफ करना भूल गए, अपना नाम लिखना भूल गए वहां पे, तो आप बस वहां पे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली साइन ऑफ कर देंगे। और हालांकि आपने काम कर दिया है, रिव्यू हो चुका है, बस एक बेसिक फॉर्मेलिटी के फॉर्म में साइन ऑफ करना पेंडिंग रह गया होगा। ये सब चीजें नॉर्मली आ सकती है इन केस ऑफ फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल।
ये बात समझ में आया क्या? मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर सी, डी एंड ई आपने अच्छे से रीड करना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है? अच्छा, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या ऑडिट वर्किंग पेपर्स कितने साल तक रिटेन करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए 8 साल है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के लिए 7 ईयर्स है। ध्यान रखना मेरा बात, आपकी ऑडिट रिपोर्ट डेट से लेकर के एटलीस्ट 7 ईयर्स तक आपने अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन करना चाहिए। देखो 230 में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो समझा। फिर हम गए ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर एंड देन वी वेंट टू असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। मैंने फाइनल ऑडिट फाइल क्या होता है वो समझाया। व्हाट इज ऑडिट फाइल? इट कैन बी इन फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब हमारा ऑडिट का डेटाबेस फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट। फिर से उसका असेंबली का टाइमलाइन समझाया, रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर वाला पार्ट समझाया। सर असेंबली वाला काम इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये चीज समझाया। हम अलग अलग टुकड़ों में डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम में भी ना पर्पस पे अलग क्वेश्चन आ सकता है, ओनरशिप पे अलग क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट फाइल पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अलग अलग ब्रैकेट्स में उनको डिवाइड करके हमको डिस्कस करना चाहिए। नाउ वन मोर एरिया जहां पर अच्छा क्वेश्चन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकता है, शांति से ढंग से सुनना। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मार्क करना, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी आपको डिटेल में पढ़ा है, वापस से डिस्कस करेंगे। 1A.35 पे यू विल गेट अ हेडिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय ICAI। बोलता क्या है ये? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए और कितना एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए। आंसर सुनना ढंग से। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन को एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर इंडिपेंडेंटली गो थ्रू करे, अगर आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को या वर्किंग पेपर्स को एक एक्सपीरियंस ऑडिटर इंडिपेंडेंटली गो थ्रू करे और वो ये समझ सकता है कि आपका पर्पस क्या था इस एरिया में ऑडिट का, आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाए, आपने क्या क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किए, आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे, अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंसीज मिली थी तो आपने कैसे उनको डील किया, किसने काम परफॉर्म किया था, किसने काम रिव्यू किया था, और इसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो। अगर ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली एक एक्सपीरियंस ऑडिटर आपके वर्किंग पेपर से समझ सकता है तो हम बोलेंगे आपने डॉक्यूमेंटेशन जैसा ऐसे 230 बोलता है वैसा मेंटेन किया है। सो 230 रेप टेल्स यू कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए और कितना एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बोलता हूं आपको मैं। एक केस स्टडी बेस बना देगा, सिचुएशन केस बना देगा, आपको बोलेगा आप आर्टिकल है, आपको एक कंपनी का ऑडिट करके इस एरिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए बोला। आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बताइए क्या फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऊपर का केस स्टडी इज अ जोक, द क्वेश्चन इज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऑनेस्टली बता रहा है, एट द इंटरमीडिएट लेवल केस स्टडी बोलने के लिए होता है। एक्चुअली में उसने जो क्वेश्चन पूछने वो पहले डिसाइड कर लिया होता है। मेरे हिसाब से पहले वो क्वेश्चन बनाता है, ऊपर केस स्टडी बाद में लिख देता है लास्ट में। समझ रहे हो मेरा बात? तो आपने उस केस स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन जो है वो सही ढूंढना चाहिए, आपने वो केस स्टडी में खोना नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली चैलेंज व्हाट आई वांट एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, कि ऊपर जो केस है ना सिर्फ ड्रामेटाइज करने के लिए दिया है, अल्टीमेटली वो क्वेश्चन का जो हिडन पार्ट है लास्ट 2 लाइन में रहेगा, या मे भी कहीं कभी कभी ऊपर भी हो सकता है, बट मेजोरिटी सर्कमस्टांसेस में वो जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट के 1.5 लाइन में आपको मिल जाएगा। वो चीज तुम्हारे मॉड्यूल में किधर है, उसके नीचे क्या लिखा है तेरे को लिखने का है नंबर के लिए। समझा मेरा बात? चलो आ जाओ उड़ाते हैं। सर ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन which should be sufficient to enable an experienced auditor, जिसके पास कोई भी प्रीवियस कनेक्शन नहीं रहेगा इस ऑडिट। ऐसा नहीं है कि इसने कभी इस इंसान ने कभी ऑडिट नहीं किया, नहीं, इस इंसान ने ये ऑडिट कभी नहीं किया। समझा क्या मेरा बात?
उसने कभी अगर ऑडिट किया ही नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा ऑब्वियसली। तो सर वो एक्सपीरियंस ऑडिटर बोला है जिसने ऑडिट बहुत सालों से किया है, बट उसका कोई कनेक्शन इस ऑडिट से नहीं है। मतलब वो इंडिपेंडेंटली अगर तुम्हारे वर्किंग पेपर्स को इवैल्यूएट करे तो उसे क्या समझ में आना चाहिए। देखो नीचे आओ सर, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाया है, आपके ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट क्या आया है, क्या आपने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं। डोंट यू थिंक मेरा जो कैश एंड बैंक चेक करने वाला डब्बा था, अगर वो बेस रखूं मैं, तो भाई मेरे को कैश एंड बैंक में क्या चेक करना है, मैंने एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर लगाया, एग्जैक्टली क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, मेरा एग्जैक्टली एविडेंस ऑब्टेन करने का कंक्लूजन क्या है, कोई मेरे ऑब्जर्वेशंस है क्या, किसने काम परफॉर्म किया है, किसने काम रिव्यू किया है, सब वही लिखा हुआ है। मतलब सर आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखना चाहिए, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखना चाहिए, जो एविडेंस ऑब्टेन किए वो लिखना चाहिए। फिर आपको ऑडिट करते वक्त कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं क्या, अरे वो भी इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपने आइडेंटिफाई किया होगा, उससे आपने कैसे डील किया वो लिखना पड़ेगा। मतलब हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन वो लिखना पड़ेगा। फिर देखो सर आपको ये भी देना पड़ेगा हु परफॉर्म द वर्क, हु रिव्यूड द वर्क, एंड कभी कभी क्या होता है, सुनो मेरा बात, कोई आप ऐसा एरिया चेक कर रहे हो, उस एरिया में कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जांपल सुनो, परचेजेस चेक कर रहा हूं सर, इस कंपनी के परचेजेस में एक स्ट्रेंज है, सारा परचेज जो है वो रिलेटेड पार्टी से होता है, विच इज नॉट लाइक नॉर्मल इन एवरी कंपनी। तो कैन आई से मैं परचेज के रिलेटेड जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं, मुझे ये चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी दैट ऑल द परचेजेस हैव बीन मेड विद द फॉलोइंग रिलेटेड पार्टीज, ताकि अगर मैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर जब नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा उसको अगर क्रॉस रेफरेंस करूंगा तो ये अमाउंट मैच होना चाहिए। तो अगर कोई आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है इस एरिया रिलेटेड, तो आपने उसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ काम इसने किया, रिव्यू इसने किया, वो तो ठीक है, साथ साथ में इस एरिया में क्या आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आया था वो भी आपने मेंशन करना चाहिए। मतलब सर बॉटम लाइन जो आप एक्चुअली में डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना, वो सब लिखने गए। समझा क्या मेरा बात। फिर देखो सर, क्या आपने कुछ डिस्कशन किया था मैनेजमेंट से अबाउट सिग्निफिकेंट मैटर, कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली क्या विच इज इनकंसिस्टेंट। अरे मैं आपको इसका एग्जांपल बहुत बार दिया हूं, इस इनकंसिस्टेंट को मार्क करो, लिखो रेफर ऐसे 500 एंड 505 भी लिख दो, कल एग्जांपल दूंगा आपको समझ जाएगा। सुनो ना, क्लाइंट के बुक्स में लिखा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अ कस्टमर इज 5 करोड़। समझ रहे हो मेरा बात। आपने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन लेटर भेजा होगा, उसने कोई और ही बैलेंस कंफर्म किया है, इज देयर अ इनकंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली जब मैं एरिया का डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं तो मैं मेंशन करूंगा कि भाई ये इनकंसिस्टेंसी मिला, फिर मैंने मैनेजमेंट से पूछा रिकंसिलिएशन क्या है, फिर रिकंसिलिंग आइटम चेक करके देखा कि गलती क्लाइंट की नहीं थर्ड पार्टी की है। तो कहना इसे ऐसा इनकंसिस्टेंसी मिला क्या, तूने उसको कैसे एड्रेस किया, ये मैं आपको फाइनल में पढ़ाऊंगा वापस से, बट आपको बता रहा हूं ये सब कुछ जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में तो आएगा ही ना यार। तो ये सब कुछ क्या है, मेरा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। सिंपल सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करने का है, पहले ये पता करना है वो एग्जाम में क्या पूछ रहा है। इज इट आस्किंग मी व्हाट इज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और इज इट आस्किंग मी फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। द आंसर इन टेक्निकल लैंग्वेज विल चेंज, कंसेप्चुअली मतलब है दोनों का सिमिलर, बट आंसर बदलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा, फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होता है, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है क्या फैक्टर्स इसको इंपैक्ट करते हैं। तो अगर फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट पे क्वेश्चन पूछा है तो सिंपल है भाई, अगर एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके ऑडिट के साथ में, अगर वो समझ सकता है कि तुमने क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाया है, तुमने क्या एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट्स क्या आया है, तुम्हें क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं जहां पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स थे, उसके बेसिस पे तुमने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया है, इस एरिया में कोई ऐसा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक था क्या अलग से, एग्जांपल लिख देना। फॉर एग्जांपल ऑल परचेजेस हैव बीन मेड विद रिलेटेड पार्टीज, लिख देना एग्जांपल। कोई ऐसा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स था क्या, हु परफॉर्म द वर्क, हु रिव्यूड द वर्क। फिर सर क्या कोई आपने मैनेजमेंट से डिस्कशन वगैरह किया था क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट करना चाहिए। दिस इज माय फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। क्लियर है क्या। गिविंग यू 2 मिनट्स, आराम से इस पार्ट को पढ़ो शांति से। मेरे हिसाब से इतना सुनने के बाद और डायग्राम एग्जाम्पल देखने के बाद तुम ये क्वेश्चन अगर आया तो बिंदास लिख के आ सकते हो।
ठीक है, अब आ जाओ फैक्टर्स के ऊपर। ये थोड़ा रेयर है, नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट पे आता है, फैक्टर्स पे रेयरली आता है, बट स्टिल आया है एक दो बार क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया, इसलिए मैंने इसके नीचे इमीडिएटली लिखा है और हाईलाइट करके दिखा है, दिख रहा है क्या, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। अब देखो ये क्या बोलता है, ये फैक्टर्स वाला क्वेश्चन ना बहुत सारे एसेज में है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो 505 में फैक्टर पूछ लेगा, 230 में फैक्टर पूछ लेगा, कहीं ना कहीं तो फैक्टर पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा नॉर्मल ट्रेंड था, पहले बहुत कॉमन था, रिवाइज सिलेबस में क्योंकि चीजें इतनी अच्छी है और इतनी सारी है, अब वो क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। ओल्ड सिलेबस में तो एक जमाने में इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते, फैक्टर्स पे क्वेश्चन आता ही था हर एग्जाम के अंदर। ये लास्ट कुछ अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि नाउ एक्चुअली में उन्होंने चैप्टर्स को स्ट्रीमलाइन किया और कुछ स्टैंडर्ड्स को बहुत डिटेल में लिखा है। पहले तो एक्चुअली में चैप्टर्स में स्टैंडर्ड्स वो ही बहुत ही कम थे, चैप्टर 1 2 3 4 ही थे लिटरली, और उसमें स्टैंडर्ड्स भी बहुत कम थे। अब तो लिटरली 8-9 चैप्टर्स है पूरे के पूरे, जहां पर 240 हो गया, 530 हो गया, इवन 210 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक चैप्टर है पूरा का पूरा, मतलब अब ये चीजें बहुत डिटेल में, तो अब तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल अपने को देखो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। फैक्टर क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखने का है, देखो ये क्या बोलता है, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड, मतलब सोचो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है, कितना करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो चीज किस किस पे डिपेंडेंट है। थिंक लाइक दिस, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे इस डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट को या एक्सटेंट को इंपैक्ट करती है। एक बात सोचो, जनरल फैक्टर ये तो हमेशा आएंगे, क्या, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्वियसली उससे इंपैक्ट आएगा मैं ऑडिट क्या करूंगा, और उससे इंपैक्ट आएगा मैं डॉक्यूमेंटेशन क्या करूंगा। फिर सर मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, उसका भी तो इंपैक्ट आएगा ना, डॉक्यूमेंट कितना करना पड़ेगा। इफ आई अप्लाई मोर डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स आई हैव टू डॉक्यूमेंट मोर। मैं कितना एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूं, ये भी तो इंपैक्ट करेगा मेरे एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो जनरल पॉइंट्स क्या बोलता है, सर कंपनी का साइज क्या है एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व क्या है, आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं। अरे एक बात सोचो, ये ऑडिट प्रोसीजर तो बात का बात है, आपको 315 में पढ़ाएंगे, पहले रिस्क कितना है, याद है कि आपका फेवरेट वर्ड रॉम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो सर आइडेंटिफाइड रॉम कितना है, अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंगली कौन सा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट आपके लिए वो डिसाइड किया जाएगा। फिर जब आप ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, हो सकता है ना कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। अरे अभी तो एग्जांपल दिया आपको मैंने, आपका बुक्स कुछ और बोलता है, थर्ड पार्टी ने कुछ और कंफर्म किया, तो एक्सेप्शंस कितने हैं, उनका नेचर क्या है, वो एक्सेप्शंस का भी तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा ना भाई, कि एक्सेप्शन मिला है उसको मैं किस तरीके से कंक्लूड करने वाला हूं। फिर हाउ विल यू अराइव एट अ कंक्लूजन, और अगर कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो तो क्यों नहीं आ पा रहे हो सकता है ना यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, that means you are unable to come to a conclusion whether financial statements are free from material misstatements or not। तो देखो सर आप कैसे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, या आपका बेसिस फॉर कंक्लूजन कैसा आ रहा है, और अगर कंक्लूजन नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या, बेसिस फॉर कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइनेबल, क्योंकि आपको लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं आप कंक्लूजन तक आ ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों नहीं आ पा रहे हो ये भी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, वी वर अनेबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग ऑडिट एविडेंसेस, और ये इतने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि मैं कंक्लूड कर ही नहीं सकता हूं वेदर देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। एंड लास्ट पॉइंट, आपने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो किया है, क्या टूल्स फॉलो किए हैं, एग्जांपल सैंपलिंग कौन सा लगाया है, याद है क्या, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, याद आया क्या, तो आपने क्या टूल्स फॉलो किए हैं, क्या मैकेनिज्म लगाया, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और ये फैक्टर्स ही इंपैक्ट करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन कितना होना चाहिए। देखो बेटा फैक्टर्स वाले में अंदर मैं कितना भी ट्राई कर लूं, तुमको लिखने तो इनमें से 4 पॉइंट है, तो फैक्टर वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो, आखिरी दिन रीड करके चले जाओ। समझ रहे हो मेरे बात, इनमें कुछ ज्यादा लॉजिक बताया जा नहीं सकता है एक पॉइंट के बाद में, क्योंकि वो पढ़ने में लॉजिकल लगते हैं, लिखने में लॉजिकल नहीं लगते। हाँ तुम मुझे फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड पूछोगे, पूरा आंसर लॉजिकल है, मैं आपको समझा सकता हूं बहुत बार, और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पक्का बोलता हूं। फैक्टर्स में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आराम से 1 मिनट स्पेंड करो, फैक्टर्स को वापस से पढ़ लो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी 4-5 पॉइंट्स वी आर गुड। ठीक है,
चलो रिमेनिंग पार्ट देखते हैं फटाफट से। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन का फर्स्ट पेज कवर कर लिया अपने ऑलरेडी। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अरे 2-3 एग्जाम्पल आज ही दिए। ऑडिट प्रोग्राम दिखाया ना वो कैश एंड बैंक का, वो एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। फिर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज इश्यूज मेमोरेंडा, अभी आपको समझाएंगे, डोंट वरी। जो कंफर्मेशन लेटर है, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, जो इन्वेंटरी का चेकलिस्ट होता है, ये सब कुछ आपके एग्जांपल्स है। ये इश्यूज मेमोरेंडा को होल्ड करो, आगे डिस्कस करेंगे, आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2-4 एग्जांपल याद रखना। ये एनालिसिस मतलब 520 में जो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर का, याद है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, वेरिएंस एनालिसिस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रादर आगे के जो मेजॉरिटी स्टैंडर्ड जो आप फॉलो करने वाले हो, वो सब एग्जांपल्स ही है डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि हर स्टैंडर्ड जो नया चीज करने को सिखाएगा, डॉक्यूमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, सब डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, ठीक है। ऑडिट फाइल पढ़ा दिया है, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल पढ़ा दिया है, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को पढ़ाने का है। कम टू पेज नंबर 1A.38, कैन यू सी कंप्लीशन मेमोरेंडा और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये एक तरीके से जब आपने मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ऑडिट खत्म कर दिया है, दिस इज मोर लाइक अ फाइनल डॉक्यूमेंट यू प्रिपेयर। सोचो ध्यान से कि भाई मैंने इस कंपनी में हर एरिया के लिए एक अलग शीट बनाया, इस एरिया में ये मेजर चीजें चेक की थी, जो मेन प्रॉब्लम्स मुझे मिले, कंसर्न प्रॉब्लम्स, वो ये थे, इनमें से 2 रिजॉल्व हो गए, एक बाकी रह गया। जो बाकी रह गया, क्या उसका इंपैक्ट 705 पे आएगा। सो इट्स मोर लाइक अ कंप्लीशन समरी और अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जिससे मुझे एक ओवरव्यू मिलता है कि हर रेस्पेक्टिव एरिया में मैंने क्या क्या चेक किया, कहां कहां मुझे प्रॉब्लम्स आए, और इन प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस कर दिया या नहीं कर दिया। अगर कर दिया तो क्या वो सॉल्व हो चुकी है, और अगर नहीं कर दिया तो याद करो टोटल लिस्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट निकालना पड़ता है। सारी गलतियां मिलकर के हमारे मटेरियलिटी लेवल को अगर क्रॉस करती है तो हमको 705 की तरफ जाना पड़ता है। वो कैसे समझेगा, जब ये प्रॉपर आपके पास समरी रहेगा। ढंग से पढ़ना मेरे साथ एक बार, देखो द ऑडिटर मे कंसिडर दैट उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा टू प्रिपेयर एंड रिटेन अपने डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रॉपर समरी। वो समरी में क्या आएगा, आपको ऑडिट के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे हर एरिया में, उनको आपने कैसे एड्रेस किया। इससे अगर कोई भी इंसान आपका रिव्यू करने के लिए आता है, इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, तो बहुत सिंपल है। देखो भाई, पूरे ऑडिट में 15 एरिया चेक किए थे, हर एरिया का एक प्रॉपर समरी है कि 4 जगह प्रॉब्लम मिले थे, इनको हमने ऐसे एड्रेस किया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए इसको हमने मॉडिफाइड ओपिनियन के फॉर्म में दिया। तो कैन आई से सच समरी विल बी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अगर कोई रिव्यू करने के लिए आएगा, इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा, अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट हुआ तो। So don't you think it's more like a summary of the entire audit procedures what you have performed, more like a concluding paper कि जिसके बेसिस के ऊपर हम फाइनली ओपिनियन तक आ रहे हैं। ये एक्चुअली में बहुत रेलेवेंट है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब एक फाइनली ऑडिट पार्टनर साइन करने के लिए सोच रहा है ना, उसने बहुत सारे एरियाज को ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स चेक किया होगा, तो फाइनल कंक्लूजन लगेगा ना, इस एरिया में चेक करके ये गलती मिला था, इस एरिया में चेक करके गलती मिला था। अगर प्रॉपर समरी रहेगा, इट विल बी यूजफुल। इट्स बेसिकली व्हाई डू वी हैव ए इंडेक्स, एंड इंडेक्स में हम कंक्लूजन लिखते हैं, ये प्रॉब्लम्स आए थे हमारे, ताकि हमको ऐसा ओपिनियन तक आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीशन मेमोरेंडा। इसका ही थोड़ा अलग वर्जन अगर आप मुझे पूछेंगे, कुछ लोग यूज करते हैं वर्ड इश्यूज मेमोरेंडा। वो क्या है, समरी ऑफ ऑल द इश्यूज। तो बॉटम लाइन इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। कुछ लोग उसको कंप्लीशन मेमोरेंडा बोल देंगे, कुछ लोग इश्यूज मेमोरेंडा बोलेंगे। मेमोरेंडा मतलब अ डॉक्यूमेंट। अरे आपको मेमोरेंडा अकाउंट पढ़ाया होगा, कोई भी पर्पस के लिए एडिशनल अकाउंट चाहिए, मेमोरेंडा अकाउंट बना दो। तो यहां पर भी ये बोल रहा है, कोई भी पर्पस के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन करने का है, इशू मेमोरेंडा, कंप्लीशन मेमोरेंडा, तुम हमारे सबसे बना लो। वो इश्यूज मेमोरेंडा में लिस्ट ऑफ इश्यूज ही आते हैं, ताकि आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं बिफोर इंक्लूडिंग देम इन योर मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आया क्या बात? दैट्स इट, दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऐसे 230। कहां पे 1.37 चला, आजा, उसके ऊपर भी क्या है, टाइम पास है। Look at the heading, documentation of significant matters and related significant professional judgments. Reference दे दे, 540 and 315। समझाता हूं। अभी क्या बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिराइव किया है कंप्लीशन मेमोरेंडा से, बट यहां क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करो, ये मैटर्स के रिलेटेड तुम्हारा लॉजिक डॉक्यूमेंट करो। साथ साथ में एक वर्ड ऐड किया है, क्या वर्ड, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जहां पर इन्वॉल्व है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बार में समझ में आएगा। कोई एक पेंडिंग लिटिगेशन है बिटवीन द क्लाइंट एंड अ थर्ड पार्टी। अब वो जब पेंडिंग लिटिगेशन रहेगा, मेरे को सब्जेक्ट मैटर समझना पड़ेगा कि केस को पेंडिंग है,
इसमें थर्ड पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व कितनी है, लॉयर का पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, एंड मेरा जजमेंट क्या है और मैनेजमेंट का जजमेंट क्या है। मतलब जब आपको कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर मिलते हैं जहां पर आपको लगता है प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है, तो उनको आपने सेपरेटली और डिटेल में डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बिकॉज वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। दैट इज वाई रेफरेंस ऑफ 315, समझा। एंड 540 इज नथिंग बट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपके सिलेबस में नहीं है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एग्जांपल यही है, पेंडिंग लिटिगेशन के रिगार्डिंग जो एस्टिमेशन किया होगा, वो एस्टिमेशन कितना सर्टेन होकर के किया है, कितना अच्छा जजमेंट यूज करके एस्टिमेशन आपने किया है, इसके रिगार्डिंग जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हो, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स और दोज मैटर्स वेयर जजमेंट इज इन्वॉल्व। इट्स मोर लाइक एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उसको आपने कैसे डिटेल में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देखो एग्जांपल पढ़ के देखो, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेट कर रहे हैं, दिख रहा है क्या वर्ड, मैटर्स दैट गिव राइज टू, एक दिख रहा है वर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क 315 में तो पढ़ाएंगे बेटा आपको वापस से, और उसका एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ही है, सबसे क्लासिक एग्जांपल, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेशन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि एक्चुअल आउटकम तो बाद में आएगा ना। You're just creating a provision today on the basis of your previous experience or maybe on the basis of your general understanding of the matter. तो सर can I say chances of a misstatement will increase significantly? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हमने जो सिचुएशन में कैसे आइडेंटिफिकेशन किया है, और देखो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुड बी मिसस्टेटमेंट हो सकता है, क्या हमको हमारे पुराने असेसमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है इसकी वजह से, अरे हो सकता है आपने जनरल ऑडिट के लिए एक रिस्क असेसमेंट लेवल बनाया होगा, ऑडिट किया, फिर सडनली कुछ ऐसे मैटर्स मिले जहां पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है शायद इसकी वजह से हमने जो अभी तक काम किया है उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। अगर हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग, वी डिड दिस वर्क, दिस मैटर अराइज्ड, इसकी वजह से चेंज इन माय असेसमेंट, चेंज इन माय ऑडिट प्रोसीजर, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली दिखेगा कि ओवरऑल ऑडिट को प्रोग्रेस कैसे किया था, उसमें बदलाव कैसे लाया था। याद करो आपको एक चीज बोलते थे, प्लानिंग कभी कंप्लीट नहीं होता, इट कीप्स ऑन गेटिंग रिवाइज्ड। मटेरियलिटी कभी भी एक बार में कंफर्म नहीं होता है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, वैसे ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज कर सकते हो। वो यही बता रहा है कि कैसे आपको सिग्निफिकेंट रिस्क मिलेगा, उसके बाद में तुम कैसे चीजों को रिवाइज करोगे, उसको अगर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करोगे तभी आपके यूजर्स को, आपके इंस्पेक्शन एजेंसीज को समझ में आएगा कि आपने ऑडिट को कैसे प्रॉपर्ली प्रोग्रेस किया था। बात समझ में आए? आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट का जजमेंट क्या है, मेरा जजमेंट क्या है, मेरे जजमेंट का बेसिस क्या है, उनके जजमेंट का बेसिस क्या है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपको पहले दिया था, एक्चुअरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में मैनेजमेंट का जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट है उसका जजमेंट लिखा रहता है, फिर हम हमारा जजमेंट लगाते हैं और चेक करते हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसका डॉक्यूमेंटेशन कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दिस हेडिंग। ठीक है, 230 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्पस, दूसरा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल ऑडिट फाइल के ऊपर, ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर के ऊपर, वो छोटी मोटी चीजें हैं। जो कोर पार्ट है वो पर्पस है एंड आपका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट है। उसमें दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड द फैक्टर्स। अभी गुड, दिस वाज आवर ब्रॉडर डिस्कशन ऑन एसए 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आई डोंट थिंक हम एक्चुअली में अच्छा हो रहा, सब कवर हो ही रहा है, कुछ मिस ही नहीं हो रहा है, तो आपको फायदा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.